दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, जिसे हम न्यू अपडेट एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोल रहे हैं। इसके रिगार्डिंग आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, आर्टिकल भी पढ़े होंगे और बेशक आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, पर किसी भी वीडियो में या किसी ने भी ये नहीं बताया कि हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी करंट में चल रही थी उसको अपडेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसा क्या हुआ कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाना पड़ा। तो यही सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी और आपको जानने का मौका मिलेगा। इससे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी जो 10+2 फॉर्मेट पॉलिसी थी वो क्या थी, और हम ये भी जानेंगे कि प्राचीन पद्धति की जो पॉलिसी थी वो क्या थी। तो ऐसी क्या ज़रूरत आई, क्या ज़रूरत महसूस हुई गवर्नमेंट को कि ये एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र LLB। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी जो प्राचीन कालीन एजुकेशन की पद्धति थी यानी कि प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी। जो हमारी सबसे पहले एजुकेशन दी जाती थी वो हमारे गुरुकुल या नालंदा या कुछ इस तरह के संस्थान होते थे जिनके द्वारा वो दी जाती थी। वो किस तरीके की पद्धति थी वो सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। देखिए, इसमें 3 तरह की पद्धति को चलाया जाता था। पहली होती थी ऋग वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, सेकंड नंबर पे आती थी उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और थर्ड नंबर पे आती थी बौद्धिक कालीन शिक्षा प्रणाली। इस तरीके से हमारी एजुकेशन सिस्टम को चलाया जाता था, जो प्राचीन काल में चलाया जाता था। और कुछ संस्थान होते थे, प्रमुख संस्थान होते थे जिनके द्वारा ये चलाया जाता था, यानी कि लोगों को शिक्षित किया जाता था और ज्ञान दिया जाता था। दोस्तों प्राचीन भारत में जो इन 3 पद्धतियों को चलाया जाता था उसमें सांस्कृतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता था। और इस पद्धति का जो मेन कार्य था वो लोगों का व्यक्तिगत विकास करना भी था। तो इससे अलग भी इसमें बहुत सारे पॉइंट होते थे जिनके द्वारा शिक्षा दी जाती थी। अगर आपको नहीं पता है, आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं वो सारी शिक्षा प्रणाली को विस्तार से आपको समझा दूंगा। दोस्तों भारत की जो प्राचीन एजुकेशन प्रणाली थी उसमें जो है चरित्र विकास, आध्यात्मिक विकास और वैदिक गणना करने की क्षमता को बढ़ाया जाता था और इसी तरीके से एक व्यक्ति को डेवलप किया जाता था जिससे वो उसकी स्किल्स पर काम किया जाता था और वो अच्छे से उन चीज़ों को कर पाता था। दोस्तों अब बात करते हैं करंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में, यानी कि जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या होता था। देखिए, हमें 9th क्लास तक पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, उनकी पढ़ाई करके उनका एग्ज़ाम देके हमें उनको पास करना होता था, यानी कि एक रटने की हमारी विद्या को डेवलप किया जाता था। ना कि कोई प्रैक्टिकल होता था, ना ही कोई अदर एक्टिविटीज़ होती थी। इसमें क्या होता था कि अगर कोई बच्चा पूरे साल भी नहीं पढ़ेगा और एग्ज़ाम से 3 या 4 महीने पहले भी अपनी तैयारी शुरू करेगा तो वो भी पास हो जाता था अच्छे मार्क्स के साथ। दोस्तों इसके बाद हमें 9th के बाद 10th में एडमिशन लेना होता था। 10th में जैसे ही हम एडमिशन लेते थे तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते थे कि आप आर्ट ले सकते हैं या फिर साइंस ले सकते हैं। मतलब कि या आप प्रारंभिक गणित ले सकते हैं या उच्च गणित ले सकते हैं। इसमें भी एक ऑप्शंस होता था कि आप एक वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं जो कॉमर्स या फिर आर्ट या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित होते थे। दोस्तों इसी के आधार पर हमें 11th और 12th करना होता था। 11th में जैसे ही हम एडमिशन लेते थे तो हमें एक स्ट्रीम चुननी होती थी, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना होता था, जिसे हम साइंस PCM ग्रुप बोलते थे। दूसरे नंबर पर आर्ट ग्रुप होता था और एक कॉमर्स होता था। इसमें भी एक वैकल्पिक होता था कि आप जो है एग्रीकल्चर से भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम 11th और 12th कर पाते थे पर्टिकुलर एक स्ट्रीम के साथ, यानी कि कोई भी अदर एक्टिविटीज़ को या किसी भी अदर स्किल्स को इसमें भी नहीं पढ़ाया जाता था, ना ही कोई इसका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता था। तो कह सकते हैं कि जो हमारी करंट की अभी एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी उसमें कोई भी अदर एक्टिविटीज़ या स्किल्स को डेवलप नहीं किया जाता था। इसमें वो बच्चे भी पास हो जाते थे जो पूरे साल पढ़ाई ना करके सिर्फ लास्ट के 3 मंथ या 4 मंथ में पढ़ाई कर लेते थे और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाते थे। दोस्तों इसी सिस्टम को हम 10+2 फॉर्मेटिंग सिस्टम बोलते थे, यानी कि कह सकते हैं कि 10+2 सिस्टम बोलते थे। इसी के आधार पर पूरी पढ़ाई को किया जाता था। तो बट अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। वो सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा कि ओल्ड एजुकेशन सिस्टम और न्यू एजुकेशन सिस्टम में क्या अपडेट हुआ है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है। तो कृपया वीडियो पर बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
दोस्तों अब बात करते हैं न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी 2020 के बारे में। इसमें क्या हुआ है, देखिए इसको जो एक फॉर्मेट में बांटा गया है जिसको हम 5+3+3+4 का फॉर्मेट बोलते हैं। इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो इसको 5+3+3+4 का फॉर्मेट बोला गया है, वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा इस पॉलिसी को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, यानी कि ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय था उसका भी नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों अब 10+2 के फॉर्मेट को बदलकर 5+3+3+4 में बदल दिया गया है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो स्कूल के पहले 5 साल होंगे उसको आप फाउंडेशन बोल सकते हैं या प्री प्राइमरी कह सकते हैं। दोस्तों इसमें प्री प्राइमरी प्लस क्लास 1 और क्लास 2 को सम्मिलित किया गया है। तो इसके बाद सेकंड चरण की बात करें तो उसको किस तरीके से बांटा गया है, वो कक्षा 3 से लेके यानी कि क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक उसको डिवाइड किया गया है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं मध्य चरण के बारे में। मध्य चरण क्या है, ये क्लास 6 से लेके 8 तक एक ग्रुप बनाया गया, यानी कि एक पर्टिकुलर एक चरण बनाया गया है, उसी को हम मध्य चरण बोलते हैं, जिसमें क्लास 6 से लेके 8 तक की पढ़ाई कराई जाएगी। दोस्तों इसके अलावा क्लास 9 से लेके 12 तक की पढ़ाई को माध्यमिक अवस्था में बांटा गया है, यानी कि ये भी एक स्टेज बनाई गई है जिसमें क्लास 9 से लेके 12 तक की पढ़ाई की जाएगी। दोस्तों इसके अलावा जो हमारा स्ट्रीम बेस का सिस्टम था, यानी कि कुछ बच्चे कॉमर्स में जाते थे, कुछ साइंस में जाते थे, कुछ आर्ट की पढ़ाई करते थे, तो वो सारे फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया, यानी कि उसकी कोई मान्यता नहीं रही है, वो अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आप स्ट्रीम बेसिस से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब जो है इस नए पॉलिसी के तहत, यानी कि एजुकेशन न्यू पॉलिसी के तहत कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, यानी कि पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट का एक पोल बनाया जाएगा। अगर किसी का इंटरेस्ट है उस पोल में और उस पोल में जो सब्जेक्ट आते हैं उसके तहत वो पढ़ाई कर सकता है। सपोज़ करिए किसी को मैथ भी अच्छा लगता है और कॉमर्स भी अच्छी लगती है, तो वो मैथ की पढ़ाई भी कर सकता है, कॉमर्स भी पढ़ सकता है। किसी को अच्छा लगता है कि कॉमर्स की भी पढ़ाई करे, इसके अलावा वो जो है इतिहास को भी पढ़ना चाहता है, तो आर्ट भी पढ़ना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं, वो सभी की पढ़ाई कर सकता है। इसके अलावा इसमें अपडेट दी गई है कि आप उस पढ़ाई को अपनी राष्ट्रीय भाषा या अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी कर सकते हैं, यानी कि आप राष्ट्रीय भाषा में कर सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो आप उस पढ़ाई को मराठी में, पंजाबी में, संस्कृत में, किसी भी भाषा में कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होगी। दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि पहले इंग्लिश को एक हवा माना जाता था और इंग्लिश में पढ़ाई करना, जैसे सीबीएसई बोर्ड में सभी सब्जेक्ट को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था, वो ऐसा अब उसको बदल दिया गया है। आप क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होगा उसको एक सब्जेक्ट की नज़र से ही देखा जाएगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ाया जाएगा, ना कि उसको किसी तरीके से हवा बनाया जाएगा। दोस्तों अब एजुकेशन न्यू पॉलिसी के तहत जो है कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर पर बात करें तो आप भाषा की बात करें तो आप अपनी राष्ट्रीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। इंग्लिश का कोई महत्व नहीं रहा है, मतलब महत्व रहा है सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर, आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ सकते हैं। सेकेंड में बात करें तो आप किसी भी स्ट्रीम से कोई भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, यानी कि वो एक पोल बना दिया जाएगा, उस पोल के अंदर जो भी सब्जेक्ट होंगे उसकी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप अलग अलग तरह के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जो भी आपको पसंद आते हैं, जिन पे भी आपकी कमांड है या आपका इंटरेस्ट है। दोस्तों नेक्स्ट में आपको जो है 6 क्लास से कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। पहले क्या होता था कि कंप्यूटर पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर कोडिंग सीखने का भी मौका मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कि आपकी अदर स्किल्स को भी देखा जाएगा कि अगर किसी बच्चे का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो उसको म्यूज़िक सीखने का भी मौका मिलेगा और पर्टिकुलर ये एक पढ़ाई के साथ एक सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। इसके बाद जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी का स्पोर्ट्स में अच्छा है या किसी को पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है या कोई भी ऐसी अदर एक्टिविटीज़ या अदर स्किल्स हैं किसी बच्चे में, तो उन पे ध्यान दिया जाएगा, उनको एक जो है सब्जेक्ट के तौर पे ही ट्रीट किया जाएगा। पहले क्या होता था कि इन सभी पे ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ पढ़ाई करनी होती थी। अब ये सारी चीज़ें पढ़ाई के साथ इंक्लूड कर दी गई हैं, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।
पॉलिसी के तहत उच्च शिक्षा में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, वो किस तरीके से वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, आपको जो है उच्च शिक्षा में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, यानी कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो 5 साल का कोर्स एमफिल होता है उसमें भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं बीटेक की। पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा बीटेक कर रहा है और किसी रीज़न से वो सेकेंड ईयर में ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है, तो वो उसका बीटेक पूरा बेकार हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप बीटेक करते हैं, अगर पहले साल पास कर लेते हैं और आपको जो है छोड़ना पड़ जाता है, सेकेंड ईयर नहीं कर पाते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप जो है सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर बीटेक में आप 3 ईयर का कोर्स कर लेते हैं, यानी कि 3 साल बीटेक के कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। तो ये सारा सिस्टम बीटेक में भी एप्लीकेबल कर दिया गया है। तो उच्च शिक्षा स्तर पर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा 8 ऐसी क्षेत्रीय भाषा होंगी जिसमें ई कोर्सेज को चलाया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं दिव्यांगों स्टूडेंट, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मानसिक तौर पे या फिज़िकली कुछ सही नहीं होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होते हैं और नॉर्मल लोगों की तरह पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उन पर भी ध्यान दिया गया है। उनकी जो पढ़ाने की जो तरीका है, प्रणाली है, यानी कि कह सकते हैं एक जो पद्धति है, उसको भी आसान बनाया जाएगा, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन करिकुलर एक्टिविटीज़ में सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, स्किल्स हैं, जैसे म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है या और कोई भी अदर एक्टिविटीज़ हो सकती है, उसको आपकी मेन एक्टिविटीज़ में सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि आपकी पढ़ाई में सम्मिलित किया जाएगा, आपके सब्जेक्ट में इंक्लूड किया जाएगा और उसके भी आपके मार्क्स होंगे, आप उसको भी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा वेकेशन पर जोर दिया जाएगा, यानी कि कक्षा 6 से पढ़ाई कराई जाएगी। अगर आप कोई इंटर्नशिप करना चाहते हैं, यानी कि आप 6th क्लास में हैं, 7th में हैं या 9th में हैं, इसके बाद आप कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज लेना चाहते हैं, प्रैक्टिकली काम करना चाहते हैं कि काम किस तरीके से होता है, वो भी मौका दिया जाएगा। दोस्तों, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी से ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही बेहतर रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें अदर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं, स्किल्स पर काम किया जाएगा, यानी कि थ्योरेटिकल बेसिस के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा और उन सभी स्किल्स को भी बच्चे को सीखने का मौका मिलेगा। बात करते हैं कि ओल्ड एजुकेशन सिस्टम से हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है या कैसे बेहतर रहेगा। देखिए, ओल्ड एजुकेशन सिस्टम में थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा होता था, प्रैक्टिकल सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता था। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको पढ़ाई कर लेते हैं, 10+2 कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते थे, पर उनको प्रैक्टिकल ज्ञान ना होने के कारण जॉब मिलने में भी मुश्किल होती थी। अब जो है उन चीज़ों को हटाकर और काफ़ी बेहतर पॉलिसी बनाई गई है जिसमें आपको सभी चीज़ें सीखने का भी मौका मिलेगा। अगर आप इस पॉलिसी में एक चीज़ ये भी है कि आप पूरे साल पढ़ाई करेंगे तभी आप पास हो पाएंगे। जैसे ओल्ड पॉलिसी में सिर्फ लास्ट के 2, 3 या 4 मंथ पढ़ाई करके भी पास हो जाते थे, वो चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। आपको पूरे साल मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, चीज़ों को सीखना होगा, प्रैक्टिकली सीखना होगा, तो आपको पास हो पाएंगे अच्छे से, उन सबके मार्क्स इंक्लूड करा पाएंगे अपने जो आपका मेरिट बेसिस होगा या जो भी पॉइंट बेसिस सिस्टम होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।